एक लड़की की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब उसका रिश्ता किसी और घर से जुड़ता है। तब उस पर ना सिर्फ अपने मायके वालों को खुश करने की जिम्मेदारी होती है, पर ससुराल वालों का मान रखने का बोझ भी उसके कंधों पर आ जाता है। ऐसे में सिर्फ वो इतना चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसे समझे और थोड़ा सा साथ दे दे। पर अफसोस, ऐसा कई लड़कियों के साथ नहीं हो पाता। वर्षा इस साल 25 की हो चुकी थी और उसके पिताजी ने उसका रिश्ता मानव के साथ, जो कि एक इंजीनियर है, उसके साथ तय कर दिया। अब आपकी बेटी हमारी हो गई भाई साहब। वर्षा, अब कुछ ही वक्त के बाद तुम अपने ससुराल आ जाओगी। हाँ भाभी, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। बस कुछ ही महीनों बाद हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। हाँ, तब तक आपकी भी बेटी के लिए जो बनाना है बना लीजिए। वैसे हम तो दहेज के सख्त खिलाफ है, लेकिन अब आप भी अपनी बेटी को खाली हाथ तो निकालेंगे नहीं, क्या भाई साहब? जी जी, सही बात है बहन जी। हाँ बहन जी, हमसे जो भी हो पाएगा हम उससे बेहतर ही करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, चिंता किस बात की। देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो देंगे अपनी बेटी को ही देंगे। मानव, अब चले या वर्षा को ही निहारता रहेगा? वर्षा खुश थी, उसे मानव जैसा एक अच्छा जीवन साथी मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ संकोच भी था। जिस तरह से उसकी होने वाली सास ने उसके पिताजी से शादी की तैयारियां करने को कहा था। पापा, मेरी होने वाली सास ने आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू ना चिंता मत कर, तू तो बस आने वाली ज़िंदगी के सपने देख, ये सब हम देख लेंगे। पापा, फिर भी आप खुद पर ज़्यादा बोझ मत लीजिएगा। मैं हूँ ना, मैं अपनी जॉब से सब कुछ कर लूँगी। अरे तू चिंता मत कर वर्षा, तेरे पापा और मैं सब संभाल लेंगे। वर्षा एक सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी हुई लड़की थी। उसका रिश्ता पक्का होने के बाद मानव और वर्षा आपस में बात करने लगे थे। अच्छा वर्षा, मैं ये कह रहा था कि अब तुम जॉब क्यों नहीं छोड़ दी थी? अब तो हमारी शादी होने वाली है। हाँ, पर अभी हमारी शादी में कई महीने बाकी हैं मानव। मैं अभी से जॉब क्यों छोड़ दूँ? पर अब तुम्हें घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए ना। शादी के बाद तो तुम्हें यही करना है। शादी के बाद मैं सोच रही थी जॉब नहीं छोड़ूंगी, पर घर से ही काम करूंगी। तुम नहीं चाहते क्या मैं घर से काम करूं? मुझे नहीं लगता मेरी माँ को ये सब पसंद आएगा। मैं तुम्हारी राय पूछ रही हूँ मानव। तुम भी तो पढ़े लिखे हो, क्या तुम भी नहीं चाहते कि मैं भी अपना करियर बनाऊं? इस बारे में हम बाद में देखेंगे। देखते हैं मेरी माँ शादी के बाद क्या कहती है। मानव ने वर्षा के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया। इस बात का वर्षा को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उसने मानव से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। अब मानव के साथ वर्षा की होने वाली सास और ननद भी उसके साथ फ़ोन पे बात करने लगे थे। जी जी, मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ये क्या बात हुई, तुम तो मुझे फ़ोन ही नहीं करती कभी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। मैंने सुना तुम अभी भी काम पर जाती हो। ऐसा ही चलता रहा तो तुम घर का काम कब सीख पाओगी बेटा? हैं? अब ये बाहर का काम और नौकरी छोड़ो और घर के काम और खाना बनाना सीख लो। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे काफ़ी कुछ आता है। मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया है। अच्छा, तो ठीक है फिर। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि तुमने शादी के लिए चीज़ें लेना तो शुरू कर दिया ना? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। अरे मेरा मतलब है गहने, कपड़े, ससुराल वालों के लिए तोहफे, यही सब। मैं ये कह रही थी कि जो भी तोहफे आप लोग हमारे लिए डालो ना, वो अच्छे महंगे वाले होने चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत चली जाए। पर सबके लिए तोहफे लाने की क्या ज़रूरत है मम्मी जी? अरे ज़रूरत कैसे नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे घर की पहली शादी है। तुम एक काम करना, सबके लिए तोहफों के साथ ड्राई फ्रूट्स के डब्बे भी डाल देना। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। वर्षा की सास अब उसे आए दिन फ़ोन करती और वहाँ वर्षा का हालचाल नहीं, बल्कि यही सब बातें हुआ करती थी। वर्षा को अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके माता पिता उसे हर बार चुप करवा देते, ये कहकर कि ये सब तो होता ही है। अरे बेटी, अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ये सब तो हर समाज में होता ही रहता है।
हाँ, और फिर बेटी को नहीं देंगे तो किसे देंगे? तुम हमारी इकलौती बेटी हो। माँ पापा, पर मुझे ये सब नहीं पसंद। आप मुझे दे या ना दे, बात वो नहीं है, पर उन लोगों का इस तरह बार बार कुछ न कुछ मांगना मुझे सही नहीं लग रहा। वर्षा, मानव इतना अच्छा लड़का है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है? तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो, खुश रहो बेटा। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें इस बारे में कहना चाहिए? ये तुम कैसी बात कर रही हो वर्षा? वो तुम्हारा होने वाला ससुराल है। अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग गया तो, कहीं वो लोग नाराज़ हो गए तो? पर माँ पापा, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों मेरी वजह से इतना सब करें। आप ये पैसा अपने भविष्य और बुढ़ापे के लिए बचा के रखिए। अरे माँ बाप पैसा कमाते हैं किसके लिए है? ताकि वो अपने बच्चों पर खर्च कर सके। तुम बस अपनी शादी की खुशियों पर ध्यान दो, बाकी सब हम देख लेंगे। वर्षा ने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों इन बातों को नज़रअंदाज करने के लिए ही कहते रहे। फिर वर्षा ने सोचा कि शायद वही कुछ ज़्यादा सोच रही है, इसलिए उसने भी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी ननद का फ़ोन आया। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भाभी। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहती थी कि आप भी मेरे जन्मदिन पर आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का आऊँगी पिंकी। वहाँ ना मेरी सहेलियाँ भी आने वाली है, तो मेरे लिए तोहफे में कुछ अच्छा सा और महंगा सा लाइएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत कम हो जाए। पिंकी, तोहफा तो तोहफा होता है, उसमें कीमत नहीं देखी जाती। नहीं भाभी, आप मेरे लिए कोई महंगी ड्रेस, फ़ोन या कोई महंगी अंगूठी लाइएगा, जिससे मैं अपनी सहेलियों के सामने दिखा सकूं कि ये मुझे मेरी भाभी ने तोहफे में दिया है। पिंकी, ये तुम कुछ ज़्यादा ही मांग रही हो। मैं तोहफा लाऊंगी, लेकिन इतना महंगा नहीं। मुझसे जो होगा वो मैं ले आऊँगी, ठीक है? नहीं भाभी, आप मेरे लिए अगर महंगा तोहफा नहीं लाई तो आपको मेरी पार्टी में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पिंकी, मेरी बात तो सुनो। लेकिन पिंकी फ़ोन काट देती है। वर्षा को पिंकी की बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और जब उसने इस बारे में अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने पिंकी के लिए एक नया फ़ोन ले दिया, जो वर्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वर्षा को पहले दिन से अपने होने वाले ससुराल की कुछ बातें खटक रही थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उनका बर्ताव और भी ज़्यादा शंकाजनक होता गया। और इस बार तो वर्षा की ननद पिंकी ने वर्षा से अपने जन्मदिन पर उसे महंगा मोबाइल देने को कह दिया। अरे पापा, आप कैसे कह रहे हैं कि ठीक है? और आप क्यों लाए पिंकी के लिए मोबाइल? अरे बेटा, वो तुम्हारी होने वाली ननद है, छोटी बहन जैसी है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मोबाइल दे दिया तो? हाँ बेटा, तुम पहली बार अपनी ननद के जन्मदिन पर अपने होने वाले ससुराल जा रही हो। ऐसे में खाली हाथ जाना अच्छा लगता है क्या? पर माँ, ये इतना महंगा मोबाइल, ये इतनी मिठाइयाँ, ये सब के लिए तोहफे, ये सब बहुत ज़्यादा है। अब मैं इस बारे में मानव से बात करूँ, शायद वो अपने घर वालों को समझा सके। नहीं नहीं वर्षा, ऐसा कुछ भी मत करना। हमने कहा ना सब ठीक है। अरे यह सब तो समाज में चलता ही रहता है, तुम चिंता मत करो। और आज अच्छे से तैयार होकर जाना अपनी ननद के जन्मदिन की पार्टी में। वर्षा चाहती थी कि वो इस बारे में मानव से बात करे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए वो भी इन सब बातों को नज़रअंदाज कर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। तैयार हो गई बेटा? देखिए, सारा सामान मैं कार में रखवा देती हूँ, तुम अपनी सास को दे देना, ठीक है? ठीक है माँ। और सुन, वहाँ कुछ भी उल्टा सीधा मत कह देना, ठीक है? पहली बार ससुराल में जा रही है तो सोच समझ कर सबसे बात करना। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। मानव वर्षा को लेने आता है और दोनों साथ में पार्टी में जाते हैं। वर्षा के मन में तो था कि वो मानव से इस बारे में बात करे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे ऐसा कुछ भी कहने से मना किया था, इसलिए वो चुप रही। मानव के साथ वो पार्टी में पहुंची जहाँ उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार मौजूद थे। वर्षा, तुम जो सामान लाई हो सबसे पहले वो मम्मी को दिखा दो, ठीक है? जी ठीक है। मम्मी जी, ये सब तोहफे और पिंकी के लिए मोबाइल मम्मी पापा ने भेजा है, आप देख लीजिए। हाँ हाँ, ठीक ही लग रहा है, पर मिठाइयाँ थोड़ी सस्ती है। हमारे घर ना ऐसी मिठाइयाँ नहीं खाते। अगली बार अपनी मम्मी पापा से कहना कि ड्राई फ्रूट वाली मिठाइयाँ ही भेजे, ठीक है?
और ये तोहफे भी कुछ खास नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। कोई बात नहीं, इस बार तो रख लेती हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना बहू। जी मम्मी जी। जाओ ये मोबाइल अपनी ननद को दे दो, वो वहाँ अपनी सहेलियों के साथ खड़ी है। वर्षा पिंकी के लिए लाया मोबाइल लेकर उसे देने जाती है। हैप्पी बर्थडे पिंकी। थैंक यू भाभी। आप मेरे लिए वो तोहफा लाई है ना जो मैंने कहा था। हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा मोबाइल। अरे ये तो बहुत पुराना मॉडल है, मुझे तो नया वाला चाहिए था। नहीं पिंकी, ये भी काफ़ी नया मॉडल ही है और काफ़ी महंगा भी है। क्या भाभी, आप भी ना ऐसे सस्ती मोबाइल मैं यूज़ नहीं करती। अब पहली बार मेरे लिए तोहफा लाई हैं और वो भी इतना सस्ता। आपने तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। अरे क्या हुआ, क्या बातें चल रही है ननद भाभी में? भैया देखिए ना भाभी मेरे लिए कैसा मोबाइल लेकर आई हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं कहते पिंकी, अभी रख ले, शादी में वर्षा तेरे लिए दूसरा मोबाइल ला देगी, ठीक है? ठीक है, आप कहते हैं तो मैं मान जाती हूँ। वर्षा को मानव की बात सुनकर हैरानी हुई कि मानव पिंकी को समझाने के बजाय उसे नया मोबाइल दिलाने की बात कर रहा था। ये मोबाइल काफ़ी महंगा है मानव, आपको पिंकी को समझाना चाहिए। अरे रहने दो ना, बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। इतनी भी बच्ची नहीं है, अब 21 साल की है वो। अरे तुम्हारी ननद है, तुमसे मांगने का हक नहीं है क्या कुछ से? जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है मानव। और मैं शादी में पिंकी के लिए कोई मोबाइल नहीं लाऊंगी, मैं अभी से कह देती हूँ। अब तुम ये सब बातें छोड़ो, ये सब बातें तुम्हारे मम्मी पापा देख लेंगे और मेरी माँ। नहीं, मैं आज सब कुछ साफ कर देना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा आपकी कोई मांग पूरी नहीं करेंगे। अरे तुम ये सब बातें बड़ों पर छोड़ दो ना, वो ये सब देख लेंगे। नहीं, अब नहीं। कई महीनों से देख रही हूँ आपकी तरफ से कोई ना कोई मांग आती ही रहती है, कभी गहनों की, कभी तोहफों की, कभी कभी कुछ कभी कुछ। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे मम्मी पापा के संस्कार बीच में आ रहे थे, पर अब और नहीं। वर्षा और मानव की बातों पर अब पार्टी में मौजूद सब लोगों का ध्यान चला गया था। इस सब को देखकर कावेरी बीच में आ जाती है। वर्षा, तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि अपने होने वाले ससुराल में ऐसा बर्ताव करते हैं? अरे कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो अपने होने वाले पति और सास से? आप तमीज़ की बात नहीं करें तो बेहतर होगा। आप मुझे कह रही हैं? कौन अपनी होने वाली बहू के घर से आए तोहफों के बारे में ऐसा भला बुरा कहता है, बताइए तो। आपने अपनी बेटी को क्या तमीज़ सिखाई है कि भाभी से महंगे महंगे तोहफे लेते रहो? चुप रहो तुम, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो। क्यों, अब आपको बुरा लग रहा है जब खुद की बेटी के बारे में कोई बोल रहा है तो? जब आप मुझे बोल रही थी कि काम छोड़ दो, घर का काम सीखो, खाना बनाओ, शादी के बाद यही करना है, तब आपको याद नहीं आया कि मैं भी किसी की बेटी हूँ? वर्षा तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? और कोई भी मेरे माता पिता से ऐसे पेश नहीं आ सकता। उनसे अलग अलग चीज़ों की मांग करना, तोहफे लेना, गहने लेना, तब तुम्हें याद नहीं आया कि वो मेरे माता पिता हैं? अरे ये तो सदियों से होता आया है, लड़की वालों को तो ये सब करना ही पड़ता है, कौन सी नई बात है इसमें? आज हमारा समाज बदल रहा है। आज लड़कियां बिचारियां नहीं हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। इसलिए मैं इस सब चीज़ों का विरोध करती हूँ। बेहतर होगा ये सब बातें हम बड़ों पर छोड़ दें। जब शादी हम दोनों की हो रही है तो फैसला भी तो हमारा ही होना चाहिए ना। अच्छा हुआ कि मुझे मेरे होने वाले ससुराल की असलियत पहले ही पता चल गई। पता नहीं शादी के बाद और क्या क्या होता मेरे साथ, और कितना सब मांगते तुम मेरे माता पिता से। ये है आजकल की लड़कियां, देखो। जी, हम हैं आजकल की लड़कियां जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती हैं, और इसीलिए मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। नहीं करनी मुझे ऐसे परिवार में शादी जहाँ बहू बस मिलने वाला दहेज हो। तुम्हें क्या लगता है तुम रिश्ता तोड़ दोगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? अगर आज समाज बदल रहा है तो कोई ना कोई ऐसा परिवार भी होगा जो बहू को घर की लक्ष्मी समझता हो, ना कि सामान। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपनी कीजिए। आपका असली चेहरा देखने के बाद आपके बेटे से कौन शादी करेगा, इसकी चिंता कीजिए। मैं तो अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने आज सही किया है। वर्षा की बात सुनने के बाद वहाँ पार्टी में खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वर्षा की हिम्मत को देखकर उस पार्टी में खड़ी हर लड़की को उस पर गर्व हो रहा था और एक प्रेरणा भी मिल रही थी कि गलत इंसान और परिवार में शादी करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिए। ये कहानी है अक्षत की, जिसका पुनर्जन्म हुआ है।
अक्षत के 200 साल पुराने जन्म से उसका इंतजार कर रही उसकी पत्नी स्वर्णा बार बार उसके सपने में आती है और अक्षत को अपने पुराने जन्म के बारे में बताती है। लेकिन अक्षत की मुलाकात जब देवांशी से होती है तो उसे ऐसा लगता है कि देवांशी से उसका पुराने जन्म का नाता है। देवांशी की माँ स्वर्णा को अपनी बेटी कहती है और स्वर्णा की शादी उसके प्यार से करवाने के लिए वो देवांशी का रिश्ता प्रसून नाम के एक लड़के के साथ करवा देती है। उधर स्वर्णा काव्या के पास जाकर उसे कहती है कि उसका जन्म स्वर्णा की आत्मा को अपने शरीर में रखने के लिए हुआ है ताकि वो अक्षत से शादी करके अपने अधूरे काम को पूरा कर सके। प्रतिलिपि यानी कि कहानियों की एक ऐसी दुनिया जहां पर मौजूद है हर तरह की कहानियां। ये कहानियों का एक ऐसा संसार है जिसमें रोज 25 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी मनपसंद कहानियां सुनने के लिए आते हैं और लगभग 50 लाख कहानियां इस मंच पर रोज पढ़ी जाती हैं। यहाँ पर कॉमेडी, रोमांस, हॉरर, फैमिली ड्रामा और आप जो चाहे जैसे चाहे वैसी ही कहानियां आपके लिए मौजूद है। हमारी ये कहानी प्रतिलिपि के हॉरर सेक्शन से ली गई है। लेखक ने इस कहानी को इतनी खूबसूरती के साथ लिखा है कि इसे पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े होना जायज़ है। यहाँ पर कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जिन्हें हमारे प्रतिलिपि की टीम ने सराहा और पाठकों ने उन कहानियों को बेहद पसंद किया। ऐसी कहानियों को प्रतिलिपि के प्रीमियम सेक्शन में रखा जाता है क्योंकि ये कहानियाँ अपने आप में अनोखी हैं और इनकी लोकप्रियता कुछ ज़्यादा। लेकिन अगर आप इन कहानियों को पढ़ना चाहते हैं, इन कहानियों में छुपे रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस 125 रुपया प्रति माह का सब्सक्रिप्शन लेकर आप इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। इन कहानियों की दुनिया में खुद को ले जाकर एक अलग ही अनुभव को महसूस कर सकते हैं। वैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का एक और ख़ास फीचर ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कहानी को एक ही बार में पूरा भी पढ़ सकते हैं ताकि आपकी कहानी बीच में अधूरी ना रहे। तो जल्दी से जाइए प्रतिलिपि ऐप पर, उसे डाउनलोड कीजिए और कहानियों की इस दुनिया का भरपूर आनंद उठाइए। प्रभात और कविता जी के 25 साल के बेटे अक्षत को रोज एक ही सपना आया करता था और उस सपने में एक राजकुमारी जैसी दिखने वाली स्वर्णा नाम की लड़की उसे महाराज कहकर बुलाती थी। जानती हो माँ, मुझे आज फिर से वो सपना आया और वो लड़की मुझे अपनी पत्नी बता रही थी। तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बेटा, तुम अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, ये सपने और ये सारी बातें बस ऐसे ही हमारे दिमाग में आती है। तुम इन सब पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। अक्षत की कॉलेज जाने के बाद मुझे डर लग रहा है कहीं पंडित जी की बात सच ना हो जाए। उनके हिसाब से हमारे बेटे का पुनर्जन्म है और उन्होंने ये भी कहा था कि ये किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। कुछ दिनों के बाद माँ, पापा, मैं अपने कॉलेज की ट्रिप पर देवपुरा का महल देखने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना। देवपुरा महल पर पहुंचने के बाद अक्षत की एक दोस्त काव्या महल के कमरे में बंद हो जाती है। अक्षत उसे बचाने के लिए उस कमरे में जाता है। काव्या, काव्या कहाँ हो तुम? लेकिन वहां पर अक्षत को सपने वाली लड़की नजर आती है, स्वर्णा। उसने राजकुमारियों जैसे कपड़े पहने थे। 200 साल से मैं आपका इंतजार कर रही थी महाराज, आपने आने में इतनी देर कर दी। कौन हो तुम? वही जो रोज आपके सपने में आती हूँ, आपकी पत्नी। आप इस महल के महाराज थे, याद करिए 200 साल पहले आप और मैं यहीं रहा करते थे। तभी अचानक वहां पर काव्या आ जाती है और वो अक्षत को वहां से लेकर चली जाती है। अगले दिन हमारे सर ने बोला है कि आज हम फिर से उस महल को देखने जा रहे हैं। हाँ यार, मेरा भी वहां जाने का बहुत मन हो रहा था। लेकिन याद रखना, 5 बजे से पहले पहले उस महल से बाहर आना बहुत जरूरी है, भूत आ जाते हैं। अक्षत की मुलाकात स्वर्णा से होती है, लेकिन अक्षत के बार बार पूछने पर वो उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताती। ट्रिप खत्म होने के बाद अक्षत अपने दोस्तों के साथ वापस जाने की तैयारी करता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कितनी प्यारी थी, ऐसा लगता है जैसे पहले से जानता हूं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है।
कुछ दिनों के बाद अक्षत की जॉब लग जाती है और काव्या भी अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है। लेकिन इंटरव्यू से एक रात पहले अचानक काव्या के कमरे में एक लड़की का साया आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा 200 साल पहले का जन्म हूँ। मेरा नाम स्वर्णा है और इस जन्म में तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं अपने अधूरे काम को पूरा करूंगी। कैसा काम? कौन सा काम? अक्षत से विवाह करने का काम। मुझे इस जन्म में उसकी पत्नी बनना है और 200 साल पहले जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अक्षत को पसंद नहीं करती। लेकिन मैं ऐसा करके रहूंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। स्वर्णा अपने जादू से काव्या को बेहोश कर देती है और उसके दिल में अक्षत के लिए प्यार जगा देती है। अगले दिन काव्या अपनी सहेली से अक्षत का नंबर लेकर उससे मिलने के लिए जाती है। क्या बात है, तुमने मुझे इतने टाइम के बाद मिलने के लिए बुलाया? देखो अक्षत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे दोस्त हो और अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अक्षत काव्या को वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी रास्ते में अक्षत को एक लड़की नजर आती है। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत है। काश मेरी उससे बात हो जाती। तभी वो लड़की गाड़ी के पास आकर लिफ्ट लेती है। क्या मुझे आप आगे वाली लाइब्रेरी तक लिफ्ट दे देंगे? एक्चुअली मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। अरे, ये तो वही आवाज है जो उस दिन मुझे पहचानी हुई सी लग रही थी। अब हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, बैठिए। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम देवांशी है और मैं लाइब्रेरी में जॉब करती हूँ। अक्षत उस लड़की को लाइब्रेरी तक ड्रॉप कर देता है और उसके बारे में सोचने लगता है। वो लड़की दिखने में कितनी खूबसूरत थी और उससे भी ज्यादा पता नहीं क्यों उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा उससे कोई पुराना रिश्ता है, जैसे उसे बरसों से जानता हूं। लेकिन फिर वो लड़की जो मेरे सपनों में आती है, स्वर्णा, वो मुझे अपना पति क्यों कहती है? कुछ देर के बाद अक्षत अपने घर पहुंचता है और अपने माँ पापा से बात करता है। और बेटा, कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस? कभी कभार काम से छुट्टी भी ले लिया करो, सारा दिन काम करते रहते हो। माँ पापा, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ एक बात को लेकर। क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? माँ, मैं अपने सपने में आने वाली उस लड़की की बातों से बहुत परेशान हूँ। वो कहती है कि मैं देवपुरा के महल का राजा हूँ और वो मेरी पत्नी है। देखो बेटा, हमने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन पापा, प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे सपने में आने वाली वो लड़की सच कह रही है तो फिर वो लड़की कौन है जो मुझे अच्छी लगती है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? माँ, देवांशी नाम की लड़की है जिससे मेरी मुलाकात हुई थी और पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरी तरफ देवांशी जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसे अपनी माँ सुनैना उसे कहीं भी नजर नहीं आती। माँ, आप कहाँ हो? आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। लेकिन देवांशी की माँ सुनैना कहीं पर भी नहीं थी। थक कर देवांशी गहरी नींद में सो जाती है। देर रात को प्यास लगने की वजह से देवांशी की नींद खुलती है और सोफे पर किसी इंसान को बैठा देखकर वो डर जाती है। माँ जल्दी आइए, देखिए यहाँ पर कौन है। क्या हुआ देवांशी, क्यों चिल्ला रही हो? माँ कहाँ थी? ऑफिस से आने के बाद मैंने आपको सब जगह ढूंढा, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो घर में ही थी, लेकिन इस वक्त तुम इतना जोर शोर से क्यों चिल्ला रही हो? माँ, वहाँ सोफे पर कोई बैठा हुआ था, कुछ बहुत डरावना था। तुम्हें बार बार वहम होता है बेटा, और इसकी वजह से तुम्हारा मंगेतर प्रसून भी तुम्हारा मजाक बनाता है। उसकी तो आप बात ही मत करो, वो तो हमेशा मुझे डरपोक कहता है और आप भी मेरी बात नहीं सुनती।
मुझे सच में कोई साया नजर आता है। चलो अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास चलती हूँ, तुम्हें सुला दूंगी। देवांशी सुनैना के साथ अपने कमरे में जाती है। जैसे ही देवांशी की आंख लग जाती है, एक भयानक डरावनी औरत में तब्दील हो जाती है और वहां से उठकर घर में बने एक कमरे के अंदर जाती है। उसके अंदर स्वर्णा की तस्वीर लगी हुई थी। जानती हो बेटा, तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाने के लिए मेरी आत्मा 200 साल से भटक रही है, वरना इस लड़की को तो मैं कब का मार देती। जबरदस्ती मुझे इससे प्यार करना पड़ता है और तुम मेरी बेटी होकर भी मुझसे नाराज रहती हो। लौट आओ स्वर्णा, अपनी माँ के पास लौट आओ। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हम दोनों मिलकर तुम्हारे प्यार को ढूंढ लेंगे और मैं तुम्हारी शादी करा पाऊंगी तुम्हारे 200 साल पुराने प्यार से, महाराज से। सम्राट गीत से बहुत प्यार करता है और इसी के चलते दोनों के परिवार और रहन सहन में बहुत फर्क होने के बाद भी वो अपनी माँ को शादी के लिए मनाकर गीत से शादी करता है। पर गीत का व्यवहार सास के साथ कुछ अच्छा नहीं होता। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस परिवार को टूटने मत देना बहुरानी। टूटेगा कैसे? आपकी उम्र हो चली है और फिर बचे मैं और सम्राट। हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते ही हैं। इन हड्डियों में आज भी बहुत जान है, इतनी जल्दी मैं नहीं जाने वाली। सास की बात सुनकर गीत अचानक गुस्से में आ जाती है, जिसे देखकर सास कंफ्यूज हो जाती है। अगली सुबह सम्राट के ऑफिस जाने के बाद बहू सास के पास आती है। मम्मी जी, आपकी हड्डियों में बहुत जान है ना, चलो आज देख लेते हैं। गीत सफाई के नाम पर सास से घर की कुछ भारी चीजें उठवाती है, जिससे सास की कमर में दर्द होने लगता है। हाय राम, मैं तो मर ही गई। काश, लेकिन ये सच तो नहीं है। ये कहकर गीत वहां से चली जाती है और सास बहू का बर्ताव देखकर अभी भी कंफ्यूज ही रहती है। ये हर वक्त मेरी मौत की बातें ही क्यों करती रहती है? कुछ तो सही नहीं है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें सम्राट अपने काम में बिजी रहता है और गीत घर में रहकर हर मुमकिन तरीके से सास को परेशान करने की कोशिश करती रहती है। इसी के चलते अब सास की तबीयत भी खराब रहने लगती है। हे भगवान, भला हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो आपने इसे हमारी जिंदगी में भेज दिया? ओ मम्मी जी, आप कितनी क्यूट हो। मैंने सम्राट को बोला था मुझे सास नहीं चाहिए, पर उसने बोला मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, तो वो अच्छा बेटा बन गया। अब बुरा तो मुझे ही बनना है ना, लेकिन उसके लिए तो मैं हमेशा अच्छी बीवी और बहू रहूंगी। इससे पहले सास कुछ बोल या समझ पाती, उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और वो कमजोरी से जमीन पर गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? क्या किया है तुमने बहू? अरे बस बस बस, इतना मत डरिए, बस थोड़ा सा जहर है, आपको पता भी नहीं चलेगा और उससे पहले आप भगवान से मिल भी लेंगी। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। मेरा बेटा और पुलिस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ओ मेरी क्यूट सासू माँ, अभी भी मुझे नहीं समझ पाई। आपको लगता है कि मैं कोई सबूत छोड़ूंगी? ये ऐसा जहर है जिसका असर सिर्फ मौत के समय ही होता है। थोड़ी देर में बॉडी नॉर्मल हो जाएगी और आपकी डेथ हार्ट अटैक लगेगी। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, मैं बदला लूंगी। इतना बोलते ही सास की मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल होते ही गीत रोते हुए सम्राट को फोन करती है। कुछ ही घंटों में सास का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें दोनों की जिंदगी बदल जाती है। जहां सम्राट दुखी रहता है, वहीं गीत पहले से ज्यादा खुश रहने लगती है। सम्राट, मैं सोच रही हूँ कि
सब कुछ बहुत हैक्टिक हो गया। डिटॉक्स के लिए किसी ट्रिप पर चलते हैं ना? माँ को गए 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और तुम्हें ट्रिप पर जाना है? अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम इतनी चिल और खुश कैसे रह सकती हो। क्या तुम्हें उनके जाने का जरा भी दुख नहीं गीत? अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे भी दुख है जितना तुम्हें दुख है। मैं मम्मी की खुशी और आखिरी ख्वाहिश के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। उन्हीं की इच्छा थी कि हम अपनी लाइफ अच्छे से जिए और कभी भी उनकी याद में उदास ना बैठे रहे। पत्नी की बात पर सम्राट कुछ नहीं बोलता और गीत राहत की सांस लेकर ट्रिप की प्लानिंग करने लगती है। 1 महीने बाद दोनों गोवा पहुंच जाते हैं। इसी तरह देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। गीत और सम्राट के घर बेटी का जन्म भी होता है और उसी के साथ अब सम्राट भी खुश रहने लगता है। मैं अपनी बेटी का नाम कीरत रखता हूँ। आजकल इतने अच्छे और यूनिक नाम चल रहे हैं, फिर ये पुराने जमाने का नाम क्यों? क्योंकि ये मेरी माँ का नाम था। अगर वो यहाँ इसे आशीर्वाद देने के लिए नहीं है तो कम से कम उनके नाम के जरिए ही सही इस पर दादी का आशीर्वाद बना रहेगा। सम्राट का गुस्सा देखकर गीत इसके आगे कुछ नहीं बोलती। अब कीरत बड़ी होने लगती है और देखते ही देखते बोलना सीखती है। एक दोपहर अपनी माँ के साथ खेलते हुए कीरत पहला शब्द बोलती है, बदला लूंगी। जिसे सुनते ही गीत हैरानी से बेटी की तरफ देखने लगती है। कीरत, मेरा बच्चा, तुमने कुछ बोला? दोबारा बोलो, बोलो। मम्मा। बदला, बहू बदला। अपनी इतनी छोटी सी बेटी के मुंह से पहला शब्द बदला और बहू सुनकर गीत के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो डर से कांपते हुए सम्राट को फोन करके घर बुला लेती है। क्या हुआ? इतनी जल्दी में मुझे घर क्यों बुलाया? और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कीरत ने अभी मुझे बहू बोला। सम्राट, यहाँ पक्का कुछ गलत है। ये बार बार बदला बदला बोले जा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। सम्राट बेटी के पास जाता है, जिस पर वो पापा पापा बोलकर सम्राट की गोदी में आ जाती है। अरे देखो तो जरा, मेरी बच्ची ने मुझे पहली बार पापा बोला और तुम न जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अरे गीत, ये छोटी बच्ची है, इतने भारी शब्द नहीं बोल सकती। तुम्हें पक्का वहम हुआ है। चलो अब संभालो इसे, मुझे दोबारा ऑफिस जाना होगा। सम्राट के घर से जाते ही कीरत दोबारा बदला और बहू के साथ इस बार माँ का बदला जैसे शब्द भी बोलने लगती है। इसे सुनकर गीत को ऐसा शॉक लगता है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। शाम को सम्राट घर वापस आकर गीत को होश में लाता है। अरे क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई? पता है कीरत कितना रो रही थी? ये बड़े बड़ों को रुलाते ऐसी है। क्या कहा? कुछ नहीं, अब शायद कमजोरी है। तुम बस प्लीज कीरत को अपने साथ ले जाओ। उस वक्त तो गीत कीरत को सम्राट के साथ भेज देती है, लेकिन अब जब भी बेटी माँ के साथ अकेली होती है तो वो ऐसी ही बातें बोलती, जिससे गीत की सांसें ऊपर नीचे हो जाती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें गीत को हर जगह बस वही शब्द सुनाई देते हैं और सास के डरावने सपने भी आने लगते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, कीरत गीत के मुंह के पास आकर बैठती है। बदले का समय, तुम भी मरोगी। ये सुनते ही गीत डरते हुए उठकर अपनी जान की भीख मांगते हुए सास से माफी मांगने लगती है और इसी बीच सारा सच भी बोल देती है, जिसे सम्राट फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। वाह गीत, मानना पड़ेगा, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। पहले जब मुझे इस सच का पता चला तो मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ, पर तुम्हारा बर्ताव देखकर हर दिन शक बढ़ता गया। लेकिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आज है, जिससे मैं अपनी माँ को इंसाफ और तुम्हें सजा दिला कर रहूंगा। तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, पर प्लीज हमारी बेटी को मम्मी जी की आत्मा से बचा लो। भरोसा करो, वो उसके अंदर ही है। अब सम्राट बेटी के दांतों में से एक चिप निकालता है, जिसे देखकर गीत कंफ्यूज हो जाती है। ये रही मम्मी की आत्मा। मम्मी की डेथ के बाद
तुम्हें बिल्कुल भी दुखी ना देखकर शक तो हुआ, लेकिन कुछ समय पहले तुम्हें अपनी माँ से बातें करते सुनकर यकीन भी हो गया कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो। और उसी के बाद मैंने ये प्लान बनाया। सम्राट पुलिस को बुलाता है और गीत को जेल करा देता है।